आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल उसका। नाजरीन, हम कहते हैं ना कि हमारा जो नौजवान है, जो यूथ है, वो अपनी कौम का सतून है। हम ये भी कहते हैं कि एक नौजवान अपने कौम का मुस्तकबिल तय करता है। नाज़रीन, ये तभी मुमकिन होता है जब इस नौजवान की सलाहियतों को सराहा जाए, और इसी जज्बे के साथ जब हमारा नौजवान सियासत के मैदान में भी आता है तो उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो वाकई तौर पर अपने कौम का मुस्तकबिल संवारे और सुधारे। नाज़रीन, क्या हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही है कि हमारे जो नौजवान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल सिनेरियो में हिस्सा ले, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में भागीदार हो। नाज़रीन, इसी चीज़ को समझने के लिए आज के इस शुमारे में जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है यूथ लीडरशिप एंड मेंटरशिप इन पॉलिटिक्स। और इस खास मौजू पर बात करने का हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि इस पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है और किस हद तक हमारा यूथ, हमारा नौजवान पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए और जानने के लिए आज के इस शुमारे में जिन खास मेहमानान को हमने दावत दी है, आइए नाजरीन उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर शयामबीर जी, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल कश्मीर। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका सर। धन्यवाद। हमारे साथ और दो दोस्त भी जुड़े हैं, आइए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है अहलीन अयूब जी, आप एक तालिब इल्म हैं, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया। और हमारे साथ और एक मेहमान भी जुड़े हैं, काशिफ मीर, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल, आप भी एक तालिब इल्म हैं। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत इस्तकबाल। चूंकि हमने आज जिस मौजू पर बात करनी है वो एक अहम मौजू है, क्योंकि इस पर बहुत कम बात होती है। जब हम देखें बाकी मौजूआत पर जब हम बात करते हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी होती है, लेकिन अगर हम बात करें पॉलिटिक्स को लेके तो एक खौफ भी, एक स्टीरियोटाइप्स भी हैं कई सारे जिन पे हम आज इस शुमारे में बात करेंगे। लेकिन आपसे हम सबसे पहले एक ओवरव्यू लेना चाहेंगे, चूंकि आप खुद भी एक एडमिनिस्ट्रेटर है और आप यूथ के साथ भी इन्वॉल्व रहते हैं ज़्यादा प्रोग्राम्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू या अपनी विजिट्स के थ्रू। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक कंटेक्स्ट, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में या पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में जब हम कहते हैं कि एक नौजवान में लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, यूथ लीडरशिप क्या है इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स? देखिए, पॉलिटिक्स में जो लोग आते हैं उनके आने के कुछ अनेक कारण होते हैं। पहला एक कारण उनका होता है कि यार हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स में अपना कोई पॉलिटिकल कैरियर सोच रहे हो। दूसरा हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप की कुछ डिमांड्स हैं जिनको कि वो आगे पोर्ट्रे करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से उनको कुछ लाभ दिलाना चाहते हैं। तीसरा इसके अंदर हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स के अंदर आ रहे हैं और इस माध्यम से आ रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इनएफिशिएंसीज है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गुड गवर्नेंस के अंदर वो कुछ काम करना चाहते हैं। तो जो मेरे को लगता है कि यूथ लीडरशिप जो आज हम लोग देख रहे हैं आजकल, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यहाँ पर हम लोग बड़े सारे प्रोग्रामों के अंदर जब हम जाते हैं तो जैसा मैंने अभी पिछले 1-1.5 साल के अंदर यहाँ पर देखा है, चाहे वो ब्लॉक दिवस के माध्यम से हो, चाहे वो बैक टू विलेज प्रोग्राम में हो, और गाँव के अंदर जो लोग आके अपनी बात रख रहे हैं जिस तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि यूथ लीडरशिप हमारे पास है। बस हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पॉलिटिक्स की तरफ वो जो स्टीरियोटाइप है वो किन्हीं कारणों की वजह से हो सकता है, उसको अब खत्म करने की ज़रूरत है ताकि लोग जो है पॉलिटिकल लीडरशिप में आएँ और यूथ जो है इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके। आपसे हम मजीद भी कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक अपनी जो यूथ हमारा यहाँ है, जो हमारा यूथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक तालिब इल्म की हैसियत से भी और एक यूथ की हैसियत से भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो यूथ इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में, वो क्यों ज़रूरी है और किस हद तक ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जी, यूथ इन्वॉल्वमेंट जो है पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास एक यूथ लीडर नहीं होगा तो जो बाकी यूथ हैं उनके लिए आइकॉन नहीं होगा, तो वो उनके लिए इंस्पिरेशनल बात हो जाती है कि कोई यूथ आइकॉन उनको जो है रिप्रेजेंट कर रहा हो, उनके इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हो, डिसीजन और पॉलिसी मेकिंग में उनके इंटरेस्ट जो है वॉइस हो रहे हो। उसके अलावा भी जो है यूथ लीडर्स की बात करें तो वो उनका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है और वो जो है डिजिटली इंक्लाइंड होते हैं ज़्यादा, तो हमें हमारे जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं उनको डिजिटल सॉल्यूशंस मिल सकते हैं यूथ लीडर्स की वजह से। काशिफ, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो चैलेंज है वो क्या है,
क्यों जब एक यूथ चाहता है कि मैं इन्वॉल्व हो जाऊं पॉलिटिक्स में या वो पॉलिटिक्स में आने की कोशिश करता है, आपको क्या लगता है क्या चैलेंज है जो उसको आते हैं? The first challenge which comes in my mind is that, look, I want you all of three, you all three, I want you to imagine for a minute, just close your eyes, but imagine honestly, a politician. What do you imagine? A person, a fat guy, an old guy wearing a dhoti or a waistcoat, right? Or wearing a turban, things like that. You don't even picture a person who is in his youth, who is 20, by youth I mean 25, 30, 35. You don't even imagine that person. So this thing is really very important. Look, if we talked about cell phones before 50 years, how would people feel about it? They'll say, this guy has gone mad. What is he even talking about? But today, even if someone tells me that the suit which you see in movies of Iron Man, that is possible, I'll say, yes, show me. Just because now we can visualize that. So the first thing is that we should start visualizing people who are young, and in the current times, in the upcoming times, it will start coming into life. Because this is the first thing. We need to change our thought process. And another reason which I think is the current leaders who are into politics. I don't think that they want youth to get involved into politics just because they know they are really very inefficient, and the moment youth enters there, they will never ever have a place there. And those are the people who are trying to set those stereotypes and all. हम्म। यही सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी, चूँकि इन्होंने एक पॉइंट यहाँ रखा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस हैं वो नहीं चाहते हैं इस तरीके से, लेकिन आपको क्या लगता है कि उनका यूथ को एनकरेज करना या उनका सामने आना और ऐसे लोगों को मेंटोर करना, हमारे यूथ को एक डायरेक्शन देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है जो खासकर खुद एक पॉलिटिशियन देखिए, जो हम लीडरशिप की बात करते हैं, लीडरशिप अलग अलग डोमेन के अंदर है। जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि लीडरशिप होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी कोई विजुअलाइज कर पाए, तो वो एक टेक्नोक्रेट भी हो सकता है। वो अपनी कंपनी का एक लीडर हो सकता है जो कि एक बहुत नई टेक्नोलॉजी लेके आए। जैसे कि हम अगर इलॉन मस्क का नाम लें यहाँ पर, तो वो उन्होंने अपने एक विजन था उनका, उन्होंने अपनी कंपनी को लीड किया। नाउ ही इज लीडिंग द वर्ल्ड, कि जो एक सपना दिखा रहे हैं कि यार मार्स पे हम जाना पॉसिबल है। तो ये टेक्नोक्रेट भी हो सकता है। लेकिन जो हम लीडर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर मुझे स्वामी विवेकानंद जी की बात याद आती है। तो वो क्या बोलते हैं कि जो यूथ जो होना चाहिए, जो अगर पॉलिटिक्स में आना चाह रहा है, उसके पास में 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली क्वालिटी है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कि आपका चरित्र इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो किसी भी चीज से आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस हो और उस चीज से, किसी भी चीज से आपका चरित्र डगमगाए नहीं। दूसरी बात होती है इंटेलिजेंस, कि आपका इंटेलिजेंस लेवल इतना होना चाहिए कि आप किसी भी पॉइंट को, जैसे इन्होंने बताया कि आप समय के साथ इंटेलिजेंस को आप बढ़ा सकते हैं। इंटेलिजेंस अपने सब्जेक्ट नॉलेज में हो सकती है, आपके एरिया के बारे में हो सकती है, आपके कम्युनिटी के बारे में हो सकती है। तीसरी चीज कहते हैं कि वो सेल्फलेस होना चाहिए। सेल्फलेस होने का मतलब ये नहीं है कि वो खुद का छोड़ के किसी का भी ना सोचे। सेल्फलेस अलॉन्ग विथ कि वो बाकी लोगों के बारे में सोचे, कि वो अपने समाज के बारे में सोचे, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचे, या जिन लोगों को वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, वो किसी एक समुदाय के लोग हो सकते हैं, किसी एक कास्ट के हो सकते हैं, किसी एक रिलीजन के हो सकते हैं, जिनको भी वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है उसके बारे में वो उन लोगों की परेशानी को समझे। अगर ये क्वालिटीज अगर होती हैं लोगों के अंदर, तो मैं समझता हूं कि फिर वो अपने आप में एक पॉलिटिक्स वाले बैकग्राउंड में आ सकते हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि इसमें हमारे जो लोग हैं, जो एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसे आना कोई यूथ उनके जगह पर आए। लेकिन मैं इस बात से थोड़ी भिन्नता रखता हूँ, क्योंकि जो इंटरेक्शन भी मेरा होता है, जो इंटरेक्शन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं बात कर रहा हूँ, एज एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरा इंटरेक्शन होता है पॉलिटिशियन से, और जो मैं उन लोगों को समझ पाया हूँ, तो उसमें वो भी चाहते हैं कि अच्छे लोग आए, लेकिन अच्छे लोग मिले तो सही। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले लोग, आप बताइए कि मतलब गिने चुने लोग हैं हमारे पास जो कि आज की डेट में जिनके अंदर की सारी क्वालिटीज और सेल्फलेस सर्विस वो करना चाह रहे हैं। वो चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो संसाधन और धन के माध्यम से कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ी सी अब कम होती जा रही है। तो इस पे हमें, मुझे लगता है यूथ को ध्यान देने की ज़रूरत है और उसे सही दिशा दिखाने की भी ज़रूरत है। अहलीन, आपसे हम इस चीज़ को जानना चाहेंगे, चूँकि हमने बोला कि हमारा जो यूथ है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ जिनका हमने जिक्र किया, उसके पास वो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, लेकिन एक स्टीरियोटाइप यहाँ हमने देखा कि मतलब ये भी एक चीज़ है कि हम ये समझते हैं, मे बी ये हमारे जहन में हो, ये हमारा वहम हो, हम एज यूथ हमारा ये वहम हो कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस हैं वो नहीं चाहते हैं
और अगर ये चीज वाकई में है भी, तो आपको नहीं लगता है कि हम इसको एज चैलेंज ले सकते हैं, हम उनको दिखा सकते हैं वी आर बेटर देन यू? मैं सर की बात से अग्री करती हूँ और उस पर थोड़ा ऐड करना चाहूँगी कि हमारा जो बजट आया है, इंटर्म बजट 2024 का, उसमें जो है 4 पिलर्स बताए गए हैं जिस पे फोकस किया जाएगा इस साल। उनमें से एक पिलर जो है यूथ है, तो मैं उस बात से अग्री नहीं करती कि हमें जो है यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलती नहीं है। और इस बजट के बाद जो है हमें मेंटोरशिप वगैरह स्किल्स और ऐसे वेबिनार्स वगैरह जो है काफ़ी कराए जाएंगे होपफुली, जिसकी वजह से जो है यूथ अपनी वो ओपिनियंस वॉइस कर सके। और इसके हवाले से मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। हमारे पास स्टूडेंट काउंसिल्स नहीं है यहाँ पे। अगर हमारे पास स्टूडेंट काउंसिल्स हो तो हमने देखा है कि कैसे बहुत सारे लीडर्स जो पहले स्टूडेंट काउंसिल्स में थे, उनने वहाँ अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाई और उसके बाद जो है वो किसी स्टूडेंट विंग में चले गए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के, और उसके बाद जो है उन्हें अपना पावर अच्छी तरह से यूज़ किया। तो अगर हमारे पास कश्मीर में स्टूडेंट काउंसिल्स हो तो मुझे लगता है काफ़ी फ़र्क पड़ सकती है। काफ़ी सारी मेंटोरशिप ऑफ कोर्स स्किल्स की ज़रूरत है हमें यहाँ। तो अगर हमें रिसोर्सेज दिए जाए तो हम अपना पावर और एनर्जी जो है एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। काशिफ, आपको क्या लगता है और किन चीज़ों की ज़रूरत है जिनसे ना एक यूथ को वो एनकरेजमेंट मिले, जिस तरीके से आपने भी बोला, एक एनकरेजमेंट मिले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली? Exactly. So for that, I'd like to tell you that, look, if you talk about any big company or an organization or any big corporate, like big tech giants like Google and all, so who are all those people who are nailing, who are killing it there? Those are Indians, youngsters from India, who are the best doctors in the world, Indians, who are the best scientists in the world, Indians, who are youngsters right now. So I believe right now youngsters, they are killing it everywhere and they should be doing it. Now the thing here is, why should they be first of all governed by people who are far beyond them in ideology or any other aspect? So they deserve to be governed by people who are of their age group and who are up to date and who know how things happen. And let me tell you that I have done by myself, I have done several internships with some politicians and I actually know how things work. Like, you might get shocked that they do not even know how to use social media of its basics. I'm not even talking about the advanced features and all. So the first thing should be that when there is a child, what does their parents tell him or her? That, beta, you should become a doctor one day, make us proud. You should become an engineer. You should become an entrepreneur. But okay, fine. I'd like to ask you all, has ever anyone told you in among your family that one day I want you to become a prime minister and make me proud? No, right? So that is what we need to change. In families, we should talk to our children, especially if they are good in leadership. If they are trying to do things in that way, we should tell them, beta, one day I want you to, at the age of 25, I want to see you as the chief minister of this state. And for a moment, look, you can argue my point by saying that right now, if there is any particular minister who is old, he will definitely have a very good point of view of the things which are happening in his ministry. But just for a minute, imagine a 25-year-old guy at his place. How do you feel? It feels amazing. How will that vibe be? It feels really good, right? But when will that happen? When the families, when everyone will start pushing those things, right? काशिफ, आपसे आप इस पॉइंट में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। जिस तरीके से आपने बोला कि हमें कौन गवर्न करता है उस चीज़ में, मतलब हमें ये वो क्यों गवर्न करने, ये क्यों, मतलब एक वो आइडियोलॉजी हमारी एक यूथ की रहती है, लेकिन उसके लिए हमें भी ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जब हमारे पास यूथ होगा जिनको हम देखें, हम एक डेमोक्रेसी है यहाँ पे, तो हम इलेक्ट करते हैं हमें कौन गवर्न करेगा। तो इस हिसाब से जब हमारे पास ऑप्शंस होंगे, जब हमारे पास ऐसे यूथ आइकन्स होंगे जिनको हम इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एट द फर्स्ट एंड हमें ये समझना है ना कि इस प्रोग्राम के जरिए से हमारा यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इन्वॉल्व हो। पहले तो हो ना जिनको हम चुने, जब यूथ आएगा, जब हमारे पास वो ऑप्शन होगा कि हम उनको वोट करें, ऑब्वियसली
वो तो तभी वोट करेंगे ना जब वो वहाँ पे पहले मैदान में खड़े हो। हमारा मकसद यही है कि हम यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करें हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से भी, एक जो मिसकंसेप्शंस है वो हम दूर करें। ऐसे ही कुछ मिसकंसेप्शंस आपको लगता है कि कश्मीर के कंटेक्स्ट में भी जो आपने देखा होगा यहाँ के यूथ में, जब खासकर पॉलिटिक्स की बात करते हैं? जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने बिल्कुल सही बात कही। इन्होंने बोला कि यूथ को पॉलिटिक्स में आना भी चाहिए और ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने होने चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऐसे सरपंच भी हैं इस देश के अंदर जो कि यूएस से अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ के आए और आज वो सरपंच हैं यहाँ पर, और उन्होंने अपने गाँव की तस्वीर बदल दी है। कुछ ऐसे हमारे एमएलए हैं, कुछ ऐसे हमारे एमएलसीज हैं जो जिन्होंने कि अपने यूथ में अपनी हाई पेइंग जॉब्स को छोड़ के नाउ दे आर इनटू द सर्विस ऑफ द पीपल। तो संसाधन और संभावनाएं दोनों ही चीज़ें हमारे पास हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज भी है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि आज का हमारा जो ये इंडियन डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, जिसके बारे में आपने जिक्र भी किया, कि उस पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में आप कैसे आएंगे। देखिए, इंडियन डेमोक्रेसी आपको देती है, हर व्यक्ति को एक अधिकार है एक वोट देने का, और उसके बाद कोई भी व्यक्ति एक सर्टेन एज के बाद में खड़ा हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन और कोई भी ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में नहीं। तो उसके हिसाब से वो एक व्यक्ति चुना जा सकता है। तो इसमें हमारी बेसिक क्या रहा कि हमको लोगों को एक इंस्पायर करना पड़ेगा। तो जो विजन आप देख रहे हैं, चाहे आप विजन देख रहे हैं कि हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी बन जाए पूरी, जिसके अंदर कि सब लोग फोन के थ्रू और हम लोग नई टेक्नोलॉजी को इम्बार्क कर सके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में, तो उसके लिए आपको ये सपना आपने देखा और आपको सब लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने सपने के साथ जोड़ना पड़ेगा कि हाँ, कि ये जो मैंने सपना देखा है ये हम सब लोगों के लिए सही है और इसके लिए आप मेरे को चुन के आगे लेके जाएं। तो जब तक हम लोग, और दिक्कत क्या होती, और उस चीज में चैलेंजेस भी बहुत सारे आएंगे जब आप ये करने जाएंगे, उस चीज में चैलेंजेस अलग आएंगे कि लोग आपको नहीं मानेंगे, लोग कहेंगे नहीं पहले मेरे को सड़क चाहिए, कोई कहेगा नहीं मेरे को मेरे घर में पानी चाहिए, टेक्नोलॉजी में बाद में ले सकता हूं। तो ये जब हम वास्ट स्पेक्ट्रम में देखेंगे, उसके बाद वी विल ऑल्सो रियलाइज, हमको भी समझ में आएगा कि यार जो यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ को भी समझ में आएगा कि यार यह हमारे पास हो सकता है कि हाँ, जो मेरा सपना था उसके अंदर आई नीड टू एड 2 और 3 मोर पॉइंट्स। इस तरीके से हम लोग एक यूथ लीडरशिप बिल्ड करेंगे जब उसका सेल्फ अवेयरनेस होगी, सोसाइटी अवेयरनेस होगी, और उसके बाद उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसकी कम्युनिटी, जिस उसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सोसाइटल अवेयरनेस पे आपने बात की, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें कई सारे खदशात हमें भी रहते होंगे जब हम चाहेंगे कि हम पॉलिटिक्स में आए। एक उसमें ये भी होता है कि हमने जिस तरीके से हम पॉलिटिकल लीडर्स को देखते हैं या अपने जो हमारी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है उसको जब हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये इतनी बिगड़ी हुई सिचुएशन है कि अगर हम भी इसमें आए तो हमें ये बात जरूर सुनने को मिलती है कि आप भी उसी सिस्टम के हो जाएंगे, आप ही उसमें। अगर हम करप्शन की बात करें तो वो चीज भी रहती है कि क्या मैं वो स्टैंड ले पाऊंगा उसमें। तो आपको क्या लगता है ये मिसकंसेप्शंस जो है, या अगर हम कहें कि ये चीजें अगर होती भी है, आपको नहीं लगता है कि यूथ की इन्वॉल्वमेंट से जो समझदार यूथ है, जो एक लॉयल है अपने स्टेट को लेके, अपने नेशन को लेके, वो ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें इंप्लीमेंट कर सकता है कि उससे ये जो चीजें हैं, ये जो लोगों में खदशात रहते हैं, इस चीज को लेके वो कर्व कर सके? जी, जैसे कि आपने बताया कि गवर्नमेंट में जो है ओल्ड एज ज़्यादा है और हमें जो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है उसके रिलेटेड। लेकिन अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें, पार्लियामेंट जहाँ पे हम देखते हैं कि एवरेज 20 ईयर्स फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स एवरेज एज ऑफ द एमपीज वाज 56। तो आप देखिए कितना हाई है एवरेज वहाँ पे। और यूथ की बात करें, अंडर 30 हैज़ बीन इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन वाज अबाउट 2.2% रिप्रेजेंटेशन, दैट्स लाइक 11-12 सीट्स। एंड अंडर 40 की बात करें, दैट वाज 12%, दैट्स लाइक वेरी मिनिमम। मतलब हम देखते हैं कि यूथ की पार्टिसिपेशन बहुत कम है इन सच अ बिग पार्लियामेंट जहाँ पे हमारी वॉइसेस ओपिनियन हो सकती थी। उसके अलावा हम देखें तो यूथ के पास वोटर आईडीज है। इन द लास्ट इलेक्शन हमने देखा कि अबाउट 8 आई डोंट रिमेम्बर अबाउट I don't remember the statistics, sorry. A large number of youth participated in the voter ID for the first time, and it's such a huge number in India because 65% of the population in India is below 35. So there's a vast, this majority of youth, and we have the power to change these politics with our voter IDs, and also with our
पब्लिक ओपिनियन, हम पब्लिक ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं, सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब पावर्स जो है हमारे पास है, हमें उनको मेंटरशिप की ज़रूरत है ताकि हम उनको राइट डायरेक्शन में ले जाए। हम्म। एक पॉलिटिकल लीडर की जब हम बात करते हैं तो एक पॉलिटिकल लीडर एक डिसीजन मेकर भी होता है, Exactly. एक पॉलिटिकल लीडर समाज सेवा भी करता है। सो एक पॉलिटिकल लीडर, हमारी जो एस्पिरेशंस होती है एक यूथ की कि मैं अपनी सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाऊं, पॉलिटिक्स के ज़रिए वो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि आपको एक पावर भी है, आप उस पावर को फिर कैसे यूज़ कर सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो यूथ है और ये जो हम बात कर रहे हैं इसको जो ये अथॉरिटी मिलती है, आपको क्या लगता है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ज़रूरत है कि ये जो गैप है, ये जो हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि जैसे कि अहलीन ने भी बोला कि स्टूडेंट काउंसलर्स नहीं, आपको लगता है कि एक स्टूडेंट लेवल पे ही अगर उसके जहन में एक Exactly. तालिब इल्म के Yeah, जहन I में got, ये got चीज़ें your point. डाली जाए तो उसको लगेगा कि एक पॉलिटिकल लीडर होना मेरे लिए एक करियर ऑप्शन भी है और जो चीज़ें मैं अपने कौम के लिए चाहता हूँ वो भी मैं साथ में इस चीज़ से पूरा कर सकता हूँ। So for that, the best thing is स्टूडेंट काउंसिल्स तो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही एक और चीज़ होनी चाहिए जो कि अभी हमने यहाँ पे की, दैट आर डिसएग्रीमेंट्स। आई बिलीव डिसएग्रीमेंट्स आर वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स that can happen in life, by which you can also learn and you can make others learn. Now you must ask how. So before, I guess, 10 months in school we took an initiative in my higher secondary. हम्म। We made school parliament, and in fact I am also a member of that parliament. So all the decisions and every single thing that we have to do in school, we do those things there. Now we all are young people, so we need guidance and mentorship continuously from our teachers, from our principal, and from other people who we think are able to mentor or guide us. So how do those people guide us? Whenever we want to do something, we consult them. Then either they agree with us or they disagree with us, हम्म। and they make us understand. Look, this is not how it's done. This is how it's done. So that is how things can be changed. And we should definitely do this thing, that in every school, in every college, in every higher secondary, there should definitely be a school parliament. That is where the students will get a chance, and at least they will have this thought in their mind that yes, they can choose their career in politics as well, and it is not as bad as they think. There are a lot of good things as well which they can do for the society, and there will definitely come a time when youth will start leading into the politics, and I believe good times are coming now. हम्म। आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि हमने बोला कि जो हमारी यूथ इन्वॉल्वमेंट है वो कम है, लेकिन कम होने के बावजूद भी वी हैव सम गुड एग्जांपल्स, हमारे कश्मीर में भी वी हैव सम गुड एग्जांपल्स जिनको देखकर हम इंस्पायर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है उनका ऐसे यूथ के पास पहुंचना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मतलब इन्होंने भी बात बिल्कुल सही कही है कि हमको एक अपॉर्चुनिटी देना और एक एक बात बताना कि दिस इज़ ऑल्सो ऑप्शन, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पे। और जैसे अगर यूथ के इन्वॉल्वमेंट में हम इलेक्शन में बात करें तो इलेक्शन में सिर्फ केवल खड़ा होना एक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इलेक्शन में वोट करना भी एक इन्वॉल्वमेंट होता है। और जहाँ तक हम लोग बात करते हैं यूथ की, बात करते हैं सो कॉल्ड एजुकेटेड की बात करते हैं, अर्बन एपैथी करके एक टर्म है। अर्बन एपैथी क्या होता है कि इलेक्शन के अंदर सब कम वोटिंग अर्बन एरियाज में देखी जाती है, कम वोटिंग वहाँ देखी जाती है जहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, कम वोटिंग वहाँ देखी जाती है जहाँ पर यूथ है। यानी कि यूथ कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से निकल रहा है, कहीं ना कहीं जो एजुकेट होता जा रहा है वो बाहर निकल रहा है। तो इस चीज़ को अगर हमें डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट रखना है, और जो डेमोक्रेसी हमारी, हम जिसके ऊपर बोस्ट करते हैं कि वी हैव अ वेरी गुड डेमोक्रेसी, उसको अगर हमें जिंदा रखना है तो हमें इन लोगों को वापस लाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी। उसके अंदर यूथ भी हमारी मदद कर सकता है। जैसे आजकल आजकल लोगों का इन्फॉर्मेशन लेने का सोर्स क्या हो गया है, आजकल यूथ रील के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे इसके अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन इसी को हम एक माध्यम भी बना सकते हैं जिससे हम पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन भी भेज सकते हैं। फिर सही किताबें पढ़ना, कि पॉलिटिक्स के बारे में आप पहले जाने तो कि आप किस सिस्टम में आना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। कोई जो लीडर हैं आपके, जिनके जो यहाँ पर चाहे वो कश्मीर के हो चाहे वो बाहर के हो, कुछ लीडर की ऑटोबायोग्राफी है, कुछ के बारे में लिखा गया है, कुछ के बारे में पढ़ा गया है,
उन सबको आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये जब जब तक आप लोग उतनी मेहनत नहीं करेंगे, उसके बाद अगर आप बिना उसको मेहनत किए सोचे कि हम लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और हम यहाँ पर अपना स्थान बनाएंगे, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो गलती हम कर बैठेंगे और हम लोग सही लीडर फिर उसके बाद नहीं निकलने का चांस थोड़ा कम रहता है। इसीलिए हमको अपने ऊपर मेहनत करने की भी जरूरत है और हाँ, सामाजिक तौर पर भी हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की जरूरत है। अहलीन, आपसे मैं जानना चाहूँगी, एक यूथ का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, जिस हिसाब से काशिफ ने भी फरमाया कि डिसएग्रीमेंट्स एग्रीमेंट्स इसमें भी इसको भी हम बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एक का एक पर्सपेक्टिव है, दूसरे का दूसरा पर्सपेक्टिव है, तब जाके वो एक कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये भी एक ऐसा माध्यम है, इसके ज़रिए भी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यंग एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे हैं, हमारे यूथ हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने पहले इस चीज़ की कि एक चेंज जो है वो हमें दिखाई दे रही है। अहलीन, आप हमें बताइए कि जो फ्रेश पर्सपेक्टिव है, जो एस्पेक्ट्स है यूथ के, वो सामने लाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरीके से शयामी जी ने भी फरमाया कि रील्स है, इंस्टाग्राम है, या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उनके ज़रिए से हमारी जो वॉइस है वो आगे पहुंचाना, हम क्या चाहते हैं, जब तक हम नहीं बोलेंगे हम क्या चाहते हैं, ओबियसली जो अदर पार्टी है उसको कैसे समझ में आएगा कि हम इस चीज़ से क्यों दूर रह रहे हैं। सो आपको क्या लगता है, ये फ्रेश पर्सपेक्टिव सामने आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरीके से हम अपना पर्सपेक्टिव सामने ला सकते हैं, खासकर पॉलिटिक्स को लेकर? जी, जो फ्रेश पर्सपेक्टिव की बात करें तो ऑब्वियसली सोशल इश्यूज़ को यूथ एक अलग नज़रिए से देखता है। वो जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज़ लाएगा, और सस्टेनेबल फ्यूचर की हम बात करते हैं तो यूथ के लिए ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको यूथ जो है ज़्यादा प्रेफर करता है। अभी हमारे पास उतने कश्मीर में एवेन्यूज़ नहीं है सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड, तो आई फील लाइक इफ़ वी हैव यंग लीडर्स इन आर पॉलिटिक्स, हमें जो है सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ हम जाएंगे, हम एक ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। शामिल जी, आखिर पे हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी कोई मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए। मैं मेरी यही मैसेज है कि जो लोग सोच रहे हैं कि लीडरशिप में हमको यहाँ पर आना चाहिए पॉलिटिक्स पे, तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और आपको किसी न किसी जो भी फील्ड आपका है इंटरेस्टिंग, उसमें आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप क्यों आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के आपके कारण वो डिपेंड करेंगे कि आप कैसा परफॉर्म करोगे। अगर आपका कारण ही गलत होगा कि मैं गलत कारण से पॉलिटिक्स में घुस रहा हूं, तो आप फिर गलत परफॉर्म करोगे उसमें। तो आपके कारण आपको बड़े क्लियर होने चाहिए, और कारण वही होने चाहिए जो आपके समाज के लिए और आपके लोगों के लिए सही हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। चुन के आना आपके बस का नहीं है, चुनना उनके बस का है। तो लोगों के साथ में धोखा ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। तो मेरे को लगता है कि आपको अपने कारण क्लियर रखने चाहिए, लोगों के साथ में संवाद एक अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और जैसा कि यहाँ पर बोला कि हम लोग एक डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन भी होना चाहिए, जो कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया। मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें होंगी तो यूथ जो है वापस हमारे पॉलिटिक्स शामिल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। आप सब मेहमानान का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि आज जिन भी पॉइंट्स पे हमने बात की, हमारे पेरेंट्स तक भी वो पहुंची होगी, कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको इंस्पायर करे कि वो भी चाहे जो उनके बच्चे हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स बने, वो डिसीजन मेकिंग में शामिल हो, वो वोट दे, ताकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल सिनेरियो में अपना हिस्सा ले। नाजरीन, आज का शुमारा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले शुमारे में और नए मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। आज के शुमारे में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इस मिट्टी पे घर